जो मैं आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, जिसमें जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाएगी। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 7.5 नंबर में या फिर 3 नंबर में, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर में आपको सिर्फ वंडरवॉल फोर्स पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको अनुनाद क्या है, अनुनाद के बारे में टिप्पणी कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे? पहले आपको पता होना चाहिए अनुनाद क्या है। अनुनाद, यदि आपने बेंजीन देखी है तो बेंजीन में आपने देखा होगा कि जो उसके डबल बॉन्ड हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो मूवेबल होते हैं। इसलिए हम उसमें बीच में क्या करते हैं, उसमें सर्कल बना देते हैं, जिससे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसके डबल बॉन्ड जो है मूवेबल है, यानी वो गति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बहुत से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जब सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो एक नई स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो वही रहता है और उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। इसी को हम अनुनाद कहते हैं। इसके नोट्स देखेंगे। अनुनाद क्या है? तो अनुनाद कभी कभी किसी अणु को निश्चित इलेक्ट्रॉनिक प्रबंध के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर इसके सभी गुणों को स्पष्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए बेंजीन, आप एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्रबंध के हिसाब से एक जो मॉलिक्यूल है उसके गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारी संरचनाएं व्यक्त करते हैं, जैसे कि बेंजीन कई सारी संरचना बनाती है, तो बेंजीन के गुण उन जो अनुनादी संरचनाएं बने हैं उन पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी अनुनादी संरचना बनी है। तो सबके जो गुण हैं वो बेंजीन व्यक्त करती है। बेंजीन को हम जो गुण लिखते हैं वो उन सभी अनुनादी संरचनाओं के गुण होते हैं। तो इसी प्रकार जो गुण हैं वो एक ही स्ट्रक्चर द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, इसलिए कई अनुनादी संरचनाएं होती है जिनके द्वारा वो जो गुण हैं वो व्यक्त किए जाते हैं। तो जब बहुत सी संरचनाएं किसी यौगिक के वास्तविक संरचना के लिए कुछ योगदान करती है, ये मतलब एक जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, वास्तविक जो संरचना होती है, उसके लिए जब बहुत सारी जो संरचनाएं हैं वो योगदान करती हैं, परंतु इनमें से कोई पूर्ण रूप से यौगिक की वास्तविक संरचना को प्रदर्शित नहीं करती। इसी घटना को अनुनाद कहते हैं। मतलब कोई रियल नहीं है पर सारी अब उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं उस संरचना में, और ये अनुनादी संरचनाएं होती हैं और वास्तविक संरचनाएं होती हैं। इन सभी संरचनाओं को एक साथ हम अनुनादी संकर कहते हैं। अनुनाद को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। जो अनुनाद होता है ना, वो मॉलिक्यूल्स को, अनुनाद अणु को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। जो अनुनाद होती है, जो रेजोनेंस होती है, वो जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें जो बहुत सी जो संरचनाएं, इनके बीच में जो इस प्रकार का तीर लगाया जा सकता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। आप नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी द स्टडी इंस्ट्रक्टर यहाँ। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी यौगिक के मुक्त परमाणु की अपेक्षा उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को फॉर्मल आवेश कहते हैं। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो और उसमें मॉलिक्यूल्स देखते हो, जैसे Cl- H+, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, यही व्यक्त करते हैं हमारे प्लस और माइनस के जो हमारे चिन्ह होते हैं, वो इसी को प्रदर्शित करते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स पर या किस एटम पर परमाणु की कमी है या अधिकता है। ऐसी स्पीसीज के कारण होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को फॉर्मल आवेश प्रभावित करते हैं। अतः यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि परमाणु में ऐसे आवेश कहाँ स्थित होते हैं। तो जो फॉर्मल चार्ज होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हैं इनको प्रभावित करता है, इसलिए इनको ज्ञात करना आवश्यक है कि ये किस एटम पर मौजूद होता है। तो इसमें देखते हैं, फॉर्मल आवेश को ज्ञात करने में हम प्रत्येक परमाणु के आवेश पर प्रभाव डालने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिनते हैं। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका इधर है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है। इसमें क्या होता है? इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3 एटम, जो एटम होता है ये बीच वाला जो होता है, इसमें जो मतलब हर एटम का देखते हैं, जैसे O का अलग देखेंगे, इस वाले O का अलग, इस वाले O का अलग और S का अलग देखेंगे। तो इसी में हम देखते हैं कि हम S का देखते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे S एटम का दे रखा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा O वाले ग्रुप में आता है S, आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें आपका S आता है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें O ग्रुप में, वो होते हैं O फैमिली में 6। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इन पर कितना है S पे
अब इसमें देख सकते हैं एस पे कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एस पे यहाँ पे आपको एक भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, तो इसमें हमारा 0 आएगा। 6 0, इसमें क्या हुआ आपका 6, फिर आपका 0, और फिर या तो आप कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनको गिन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप जो इसके बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या गिन लीजिए, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड है तो आप यहाँ पर या तो हाफ 8 कर दीजिए, 8 का हाफ कर दीजिए, या फिर 4 लिख लीजिए। तो इसमें आपका 2 जो फॉर्मल चार्ज है, इस एस पर जो फॉर्मल चार्ज है वो 2 है। इसी प्रकार आप सबका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यदि आपको फॉर्मल चार्ज की और भी स्पीसीज़ की जो वीडियो चाहिए या आपके कॉलेज में पूछा जाता है, थ्योरी में आप एक के बारे में नहीं लिख देंगे और इन ओ का इस ओ का इस ओ का अलग अलग निकाल देंगे, तो यही आपके लिए काफ़ी होगा। और ये आप जो ये थ्योरी है इसको भी आप लिख कर आएंगे, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता है, बस इसको जो इसका जो फॉर्मूला है उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉर्मल चार्ज में क्या होता है। जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनका अंतर तथा जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हैं उनके अंतर को ही हम फॉर्मूला बेस कहते हैं। और इनमें किस किस पर निर्भर करता है ये आपको पता ही चल जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर करता है, और जितने बंद होते हैं उन पर, जितने जो बॉन्ड बने होते हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं पर ये डिपेंड करती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व, जैसे जो आप एटम होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं इनके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारा जो क्लोरीन या क्लोरीन है उनके ऊपर जो आंशिक जो है जो ऋण आवेश आ जाता है, और जो हमारा हाइड्रोजन उनके उसके ऊपर क्या होता है आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये जब एक पे प्लस आ गया इस पे एक पे माइनस आ गया, तो एक डाइपोल का निर्माण हो गया। इस जो पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसमें क्योंकि एक सिरे पर धन आवेश तथा दूसरे सिरे पर ऋण आवेश होता है। यदि इस प्रकार के कई सारे अणु पास आते हैं, जब ये हाइड्रोजन जो है उसका और फ्लोरीन ऐसे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत सारे पास आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब आप वाटर लेते हैं तो वाटर की एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं होगा, जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के कहीं है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। उन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन पर क्या होगा स्मॉल जो आप स्मॉल कह सकते हैं आंशिक जो धनावेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फ्लोरीन पर क्या होगा स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, HF मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। उनमें क्या होगा फिर जो हाइड्रोजन का जो आंशिक धनावेश आया है और फ्लोरीन जो आंशिक ऋणावेश है, ऐसे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे उसका फ्लोरीन और दूसरा जो हाइड्रोजन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन होगा वो आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अगर समझ में ना आया हो तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर में क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या हो रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, देखिए इस पर आंशिक ऋणावेश है और इस पर जो है आंशिक धनावेश है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल से ये है इतना और एक मॉलिक्यूल ये है। इसमें क्या हो रहा है फिर हाइड्रोजन का जो नेगेटिव है वो ऑक्सीजन के पॉजिटिव को आकर्षित करता है, और ये जो एक बॉन्ड जो बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इनके तरफ डॉट डॉट करके लिखा है इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इसकी थ्योरी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो थ्योरी है, इसकी थ्योरी बहुत आसान है याद करनी। पहले आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बॉन्ड बनाते हैं, और इसमें क्या होता है क्लोरीन से जो बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन क्या एक अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा, और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक डाइपोल का निर्माण हो जाएगा। डाइपोल का निर्माण हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जब वो पास आएंगे, तो क्या होगा एक दूसरे मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल्स के जो फ्लोरीन है उससे एक बॉन्ड बनाएगा, डॉट वाला जो बॉन्ड होगा उसी को हम कह देंगे, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो उम्मीद आपको ये वाला भी पोर्शन समझ में आया होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की हम डेफिनेशन देखते हैं। आकर्षण बल जिसके द्वारा अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु या दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसमें क्या कहना है कि वह बल जिसके द्वारा किसी अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु या दूसरे अणु के विद्युत ऋण तत्व से जुड़ता है, कि या तो उसी अणु से जुड़ रहा है दूसरी तरफ से, जैसे उसी अणु में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं से जुड़ रहा है, या फिर किसी ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या आप अभी पढ़ेंगे इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन है उसमें आपको और समझ में आएगा। अब डेफिनेशन आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो किसी फ्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है या किसी मॉलिक्यूल्स के अधिक ऋण विद्युतीय मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, वह हाइड्रोजन किसी दूसरे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से बॉन्ड बनाता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसे बिंदु के द्वारा लाइन, डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली आप इसी को नोट कीजिएगा, बहुत आसान डेफिनेशन है। इसके बाद हम इसके 2 टाइप्स हैं, तो दोनों टाइप्स को देखते हैं। पहले इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर हो सके तो आप इनको इंग्लिश में ही लिख के आए, जो आपकी जो हेडिंग होती है उनको आप इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इनमें आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इंटरमॉलिक्यूलर याद करें और इंट्रामॉलिक्यूलर याद करें। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बंध होता है उसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के 2 या अधिक परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध, इसको आप बंद कर लीजिएगा, बनने वाले बंध इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। आपको इंटर जो सुनाई दे रहा होगा इससे आपको अंदर लग रहा होगा कि अंदर होगा, पर ये अंदर नहीं है, बाहर की तरफ से बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा। इसमें आप देखें ये आपका HF है और ये दूसरा है, और इनके अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन
पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना लिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही आपका अमोनिया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, ये इतना NH3, ये एक मॉलिक्यूल है, और ये क्या कर रहा है, ये N जो है इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि N क्या है, एक अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक ही अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे कि आपका इस वाले में यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका इंट्रामॉलिक्यूलर में आपका बॉन्ड बनता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, दोनों की आप फिगर याद कर लीजिएगा जरूर। तो नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, स्थिर विद्युत होती है। हाइड्रोजन परमाणु अपने बहुत छोटे आकार के कारण इसी प्रकार का बंध बनाता है। हाइड्रोजन परमाणु की आत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बना प्रोटॉन सरलतापूर्वक दो विद्युत श्रेणी परमाणु के बीच स्थान ग्रहण कर लेता है। हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता केवल उन्हीं परमाणुओं में पाई जाती है जिनका परमाणु आकार छोटा तथा विद्युत ऋणीय अधिक हो। इसका कारण यह है कि छोटे परमाणु में प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। हाइड्रोजन बंध की शक्ति सहज संयोजक बंध की शक्ति की केवल 5 से 10% तक होती है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्यों बनता है, सबसे पहले यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसे क्या होगी, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगेगा और उससे मांगने में वो एक बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से बनता है। और ये किससे बनाएगा, ये उस एटम से बनाएगा जो एक छोटा हो और अधिक विद्युत ऋणी हो, और उन दोनों के बीच में वो आ जाएगा। जब दोनों अधिक विद्युत ऋणी होंगे, एक उसके मॉलिक्यूल्स को खींचेगा तो वो दूसरे से थोड़ा बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको पूरा कर सके। और ये जो है, जो कोवोलेंट होता है, सहसंयोजक जो बंध होता है, कोवोलेंट बॉन्ड, उसका जो 5 से 10% तक की होती है, इसकी जो शक्ति होती है, इसकी जो पावर होती है। अब हाइड्रोजन बंध का जीवन चक्र में महत्व जो क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ में। जो हाइड्रोजन बंध की जो अनुपस्थिति होती है या हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता तो क्या होता, उसमें आपका जो H2S है, जैसे वो गैस है, ऐसे ही पानी भी गैस होता है। अगर हाइड्रोजन बंध नहीं होता और पानी गैस होता तो क्या होता, पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाता, जीवन ही नहीं होता पृथ्वी पर। हमें हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, और पानी ना हो तो जीवन ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं जैसे जल ही जीवन है, तो अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं। हाइड्रोजन बंध विभिन्न ऊतकों, त्वचा, हड्डियों, खून, जीव संरचना अणुओं में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, और प्रोटीन की संरचना को भी निर्धारित करते हैं। सूती, रेशम, कृमि की दृढ़ता तथा शक्ति हाइड्रोजन बंध के कारण ही होती है। लकड़ी के रेशे अधिक दृढ़ बनते हैं, और जो गोंद और शहद की जो चिपचिपाहट होती है, जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, नेचुरल चिपचिपे पदार्थ, वो क्या होते हैं, वो इसी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाता है। जो नेचुरल लिक्विड चीज़ें हैं उनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वंडरवॉल फोर्स की। वंडरवॉल फोर्स सन 1873 में देखा कि अध्रुवीय परमाणु की आकर्षण बल पाए जाते हैं। जो नॉन पोलर जो होते हैं ना, जो पोलर होते हैं उनमें तो आकर्षण पाया ही जाता है। जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। पर जब जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएँ, वो आपको अट्रैक्शन दिखाएं, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और ये क्या होता है, अल्पजीवी स्थिर विद्युत बल है, यानी ये शॉर्ट लिव्ड होता है, जो कि कभी सभी प्रकार के परमाणु, अणु या आयनों के पास लाने पर बनते हैं। ये बल संयोजक इलेक्ट्रॉनों से संबंधित नहीं है जी। ये जो बल जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करने पड़ते, यानी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बस वो पास आते हैं। और अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन जो बॉन्ड होता है, उसी को कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर या वंडरवॉल फोर्स। अक्रिय गैसों के परमाणुओं में भी ये बल पाए जाते हैं। जो अक्रिय गैस होती हैं, आपकी जो जीरो ग्रुप वाली गैस होती है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। ये होंगे आपके 3 प्रकार के वंडरवॉल फोर्स के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो द्विध्रुव प्रकार के, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार, और प्रेरित द्विध्रुव। इंग्लिश में बोलेंगे डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। अब इनके बारे में एक करके तो हम पहले के बारे में समझते हैं। पहला द्विध्रुव प्रकार के बल। इस प्रकार के बल द्विध्रुव अणुओं जैसे HF, HCl, H2 और NH3 आदि में पाए जाते हैं। इन अणुओं में धन तथा ऋणावेश के विभिन्न केंद्र होते हैं तथा इनका स्थायित्व द्विध्रुव होता है। इसका स्थायी ध्रुव आघूर्ण होता है। ये बल ध्रुवीय अणुओं के विपरीत आवेशों के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक अणु का धन आवेश सिरा दूसरे के ऋण आवेश सिरे को आकर्षित करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आपको दिख रहा होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक का पॉजिटिव सिरा दूसरे के जो नेगेटिव सिरे है उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। ये दो क्या हैं, दो द्विग आघूर्ण हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के पोल को। और ये पोल क्या है, ये पोल क्या होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको कहेंगे हम डाइपोल इंट्रैक्शन। दूसरे की बात करते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। एक डाइपोल जो होता है, पहले में क्या होगा, एक डाइपोल जो है दूसरे डाइपोल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसको कहेंगे डाइपोल इंट्रैक्शन। दूसरे में क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी डाइपोल जो है वो नॉन डाइपोल जो जिसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं है। एक ऐसा परमाणु जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उसको परिवर्तित कर दे, उसको चेंज कर दें, उसमें भी प्लस और माइनस उत्पन्न हो जाए। डाइपोल ने एक जो प्रेरित डाइपोल बना दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। इस प्रकार के द्विध्रुव तथा अध्रुव अणु, यानी एक तो होगा नॉन पोलर स्पीसीज, एक पोलर स्पीसीज होगी। नॉन पोलर स्पीसीज ने नॉन पोलर स्पीसीज को भी पोलर बना दिया, इसी को कहते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इसमें आप थ्योरी अपने आप लिख लेना, पॉज करके आप थ्योरी नोट डाउन कर लेना। बहुत अच्छे से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, बहुत साफ सुंदर अच्छे नोट्स हैं।
तो आप इनको नोट्स जरूर कीजिए। अगर आपको यहाँ से आप पॉज करके नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी इंस्ट्रक्टर पर जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंडर वॉल फोर्स के तीसरे टॉपिक, पहले में क्या हुआ, पहले में आपको डाइपोल था एक, उसने एक डाइपोल को अट्रैक्ट किया। दूसरे में क्या हुआ, एक डाइपोल था, उसने नॉन डाइपोल जो है उसको डाइपोल में चेंज कर दिया। तीसरा क्या है, तीसरा नॉन डाइपोल है, यानी इसमें क्या है, ये इसमें ना प्लस है ना माइनस, बस इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटॉन से चारों तरफ गति करते हैं। एक जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, आपके सर बताते होंगे कि बच्चों जो एक नाविक होता है उसकी तरफ चारों ओर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी गति करते हुए एक ही साइड आ जाते हैं। अब एक इमेजिन बनाओ कि एक गोला है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ घुमा रहे हो, उसमें कंचे गिरे हैं, वो अलग अलग स्थिति पे आप उन्हें घुमा रहे हैं, अलग अलग स्थिति को लगा रखे हैं, और बाई चांस वो एक ही स्थिति पर आ जाए तो दूसरी तरफ खाली स्पेस उत्पन्न हो जाएगा। तो उस खाली स्पेस में क्या होगा, उस खाली स्पेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो आपका क्या होगा, एक डाइपोल का निर्माण होगा, एक डाइपोल बन गया, इसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है और एक तरफ नाविक का प्लस चार्ज है। एक तरफ नाविक आ गया एक आपका, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसका क्या बन गया, आपका डाइपोल बन गया। ऐसा किसमें होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में। अब इसकी आप थ्योरी नोट डाउन कर लीजिएगा। थ्योरी भी जो मैंने आपको सेम बताया वही आपको थ्योरी में होगा। वंडरवॉल बल को प्रभावित करने वाले कारक, वंडरवॉल बलों को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब, अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आणविक आकार। ताप कैसे करता है, ताप के कम करने पर इन बलों की शक्ति तथा मात्रा बढ़ती है। जब ताप कम होगा तो इनकी शक्ति क्या है, इनकी शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और दाब के बढ़ाने पर इन अणुओं के समीप आ जाते हैं, इनसे बलों की शक्ति तथा मात्रा बढ़ जाती है। जब दाब ताप कम होता है तब बढ़ते हैं, क्योंकि ताप कम होगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे, और दाब बढ़ेगा तो भी मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो भी वो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे। तो आणविक आकार बढ़ने से भी इन बलों की शक्ति तथा मात्रा बढ़ जाती है। तो आप याद रखना कि सब इन चीज़ों के बढ़ने से, ताप के कम होने से और सब चीज़ के बढ़ने से मात्रा बढ़ती ही है। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको 4 टॉपिक कवर करा दिए हैं। अगली जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, एक 1 शॉट और आएगा, उसमें 1 से 2 या 3 टॉपिक होंगे। फिर इन 2 वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट खत्म होगी। आप इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने पेपर में लिख के आएँ। मैं गारंटी देता हूँ इससे बेस्ट नोट्स आपको हिंदी में कहीं नहीं मिल सकते। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।